लेक्चर और इंट्रोडक्शन आईएसएसबी के तमाम तरह टास्क के बारे में आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। और मेरा नाम एयर कोमोडोर आदिल है, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और आई विल कंडक्ट दिस लेक्चर। अपने बारे में मैं मुख्तसरन इंट्रोडक्शन के तौर पे ये बताना चाहूँगा कि मैंने एयरफोर्स में रहते हुए कमांड एंड स्टाफ कोर्स किया था। और वैसे तो मेरी क्वालिफिकेशन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा मैंने एमएससी वॉर स्टडीज़ भी किया हुआ है। काफ़ी कोर्सेज कराती है एयरफोर्स अपने टेन्योर में, करियर के दौरान। जो मेजर कोर्सेज हैं उसमें F-16 और वेपन फैमिलियराइजेशन कोर्स भी शामिल है। इसी तरह क्योंकि बीइंग एरोनॉटिकल इंजीनियर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है जहाज़ की मेंटेनेंस करना। तो एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग के दौरान एक्सीडेंट्स बहुत नॉर्मल है, तो मैंने एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन कोर्स किया है। मेरी टोटल सर्विस 28 साल है, जिसमें एक काफ़ी लंबा पीरियड मैं एसोसिएटेड रहा एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट रनवे अप्रोच, नेविगेशन से रिलेटेड। लेकिन जो मेरी आखिरी टेन्योर था सर्विस का वो रहा GHQ में डेफकॉम प्रोजेक्ट, जो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एक्सचेंजेस से डील करता है। एयरफोर्स में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम जंग की तैयारी करना है। मैं वहाँ पे इंस्पेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स रहा और हमारा काम होता है कि हम हर बेस पे जाके वहाँ पे जो हमारे टेक्नीशियंस हैं या जो वेपन लोडिंग करते हैं जहाज़ पे, उनकी असेसमेंट करना और उनको जंग की तैयारी कराना है। अपने एयरफोर्स के करियर में मैं तकरीबन 5 साल कोहाट में एज अ GTO रहा और इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तमाम सिलेक्शन में बराबर का हिस्सेदार था। एयरफोर्स के रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ एकेडमीज में मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी भी पढ़ाता रहा तकरीबन 4 से 5 महीने। So coming over to ISSB टेस्ट, कि ISSB में टेस्टिंग मेथोडोलॉजी क्या है। ये ISSB बेसिकली इंस्टीट्यूट जो है ये ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया और पाकिस्तान बनने के बाद ISSB कोहाट में और लाहौर में यहाँ पे सिलेक्शन होती थी। और बेसिकली ISSB का मकसद लीडरशिप या आर्म फोर्सेस में ऑफिसर्स की भर्ती करना है, उनकी सिलेक्शन है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में। चाहे बच्चे किसी भी बैकग्राउंड से हों, उनकी असेसमेंट की जाती है कि क्या उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो फौज में भर्ती होकर लड़ सकें, और लड़ने के अलावा उनके अंदर अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं या नहीं। ISSB में जो टेस्ट होते हैं, जो मेथडोलॉजी ISSB में सिलेक्शन की, वो 3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट लेते हैं, साइक ऑफिसर टेस्ट लेते हैं, जो आपके तमाम टेस्ट रिटन टेस्ट होते हैं। इसमें स्टोरी राइटिंग, सेंटेंस राइटिंग और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। दूसरा, जैसे सर शाहिद ने भी तस्करा किया था, दूसरा आपका इंटरव्यू होता है जो डिप्टी प्रेसिडेंट लेता है, 40 से 50 मिनट तक का इंटरव्यू होता है। तीसरा डायमेंशन है ISSB में सिलेक्शन की,
GTO टास्क, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स अपने GTO के टास्क में आपकी असेसमेंट करते हैं। GTO टेस्ट जैसे कि नाम से जाहिर है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एक आर्मी या एयरफोर्स का एक ऑफिसर होता है जिसकी जो सर्विस है उसमें ज़रूरी है कि कम से कम 14 से 15 साल उसका फील्ड एक्सपीरियंस हो। तो इसी बैकग्राउंड से रिलेटेड जो GTO है वो बच्चों की, कैंडिडेट्स की ISSB में मौजूद होते हुए आप लोगों की असेसमेंट करता है एज अ ग्रुप, कि क्या आप ग्रुप में रहते हुए इस काबिल हैं, आपका इंटेलेक्ट लेवल, आपकी सोच समझ इस काबिल है कि आप फौज में भर्ती होके एज अ लीडर चल सकते हैं या नहीं। मुख्तसर मैं आपको समझाता हूँ कि ISSB में जो GTO के टेस्ट होते हैं उसमें असेसमेंट का क्या क्राइटेरिया है और बच्चों के अंदर क्या क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। तो असेसमेंट का क्राइटेरिया ये है कि बच्चे का देखा जाता है कि जो ISSB में बच्चे आ रहे हैं उनके अंदर सोचने और समझने की सलाहियतें मौजूद हैं, उनको अल्लाह ताला ने अगर अकल दी है और वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी क्वालिटी ये देखी जाती है कि बच्चों के अंदर टीम स्पिरिट है या नहीं। वो जब काम करते हैं तो एज अ ग्रुप उनकी पर्सनैलिटी, दूसरों के साथ उसका कंडक्ट बच्चे का कैसा है, क्या वो सबके साथ मिलकर एक ही मकसद के लिए इकट्ठे काम करने के अंदर बच्चे के अंदर खासियत है कि नहीं, वो मिलकर दूसरे लोगों को ग्रुप में रहते हुए बाकी अपने ग्रुप फेलोज को सही तरह गाइड कर सकते हैं या नहीं। बच्चों के अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं, वो भी इन टास्क के अंदर जज की जाती है। उनकी स्पिरिचुअल, मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ के साथ साथ देखा जाता है कि बच्चे के अंदर कितनी शौक, कितना जिम्मेदारी का एलिमेंट है, कितना उनके अंदर मोटिवेशन फैक्टर है, उनके अंदर यह खूबी है कि वो दूसरों को साथ लेकर चल सकते हैं या नहीं, दूसरों को गाइड कर सकते हैं कि नहीं। GTO के पास ग्रुप आता है 6 से 7 बच्चों का, और आमतौर पे ये जो बच्चों की स्ट्रेंथ है एक ग्रुप में वो 10 तक भी चली जाती है। आमतौर पे 6 से 10 तक के स्ट्रेंथ का ग्रुप एक GTO के पास असेसमेंट के लिए आता है। यानी कि जब GTO के पास ग्रुप आता है तो ग्रुप को नाम दे दिया जाता है, जैसे ग्रुप A या ग्रुप B या C, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ग्रुप्स को नाम दिए जाते हैं जो GTO के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें आमतौर पे 6 से लेकर 10 बच्चे शामिल होते हैं। जब तक आप GTO के साथ रहेंगे आपको इसी ग्रुप के नाम से आपकी शिनाख्त होगी, और उस ग्रुप में आपको एक अलग से आइडेंटिफिकेशन या चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। अगर ग्रुप में 10 बच्चे हैं तो इसका मतलब है कि ग्रुप में 1 से लेकर 10 तक चेस्ट नंबर होंगे, और अगले 2 दिन आपकी शनाख्त इसी चेस्ट नंबर और इसी ग्रुप से होगी। GTO हर टेस्ट से पहले, हर ग्रुप टास्क से पहले एक डिटेल ब्रीफ देता है। उस ब्रीफ को आपने बहुत गौर से सुनना है, जितनी उसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं आपने जहन नशीन रखनी है। कुछ कवायद और ज़ाब्ते GTO बताता है, उसको बहुत गौर से सुनो। यानी इन शॉर्ट के GTO की ब्रीफिंग इज़ वेरी एसेंशियल। GTO के पास आपका बायोडाटा फॉर्म होता है जो आपने पहले दिन भरा होता है। अब GTO आपके बायोडाटा फॉर्म को देखकर आपके बारे में एक एनालिसिस उसने किया होता है,
आपकी शख्सियत के पहलुओं के बारे में उसने एक एनालिसिस किया होता है आपके बायोडाटा फॉर्म को देखकर। बेसिकली बायोडाटा फॉर्म भरने का मकसद ही यही होता है कि पता चल जाए कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आपकी गेम्स, स्पोर्ट्स, आपके शौक क्या हैं, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, फारिग औकात में क्या करते हैं, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कितने नंबर हैं, पेरेंट्स के बारे में, बहन भाइयों के बारे में, स्कूल के बारे में। यानी ये तमाम इंफॉर्मेशन जीटीओ को मिल जाती है आपके बायोडाटा फॉर्म से, ताकि पता चल जाए कि आपके किसी भी इंसान की परवरिश या उसकी ग्रूमिंग, उसकी अपब्रिंगिंग किस माहौल में हुई है। उस माहौल को देखकर फिर जीटीओ आगे आपकी असेसमेंट करता है आईएसएफबी में रहकर 2 दिन तक जीटीओ के ग्रुप टास्क में। अब जो असेसमेंट की इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका बायोडाटा देखकर जीटीओ आपकी परफॉर्मेंस को रिलेट करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या था और इस वक्त आप ग्रुप में कैसा बिहेव कर रहे हैं। और बिहेवियर को देखते हुए जीटीओ आपकी असेसमेंट करता है कि आपका पास्ट प्रेजेंट की परफॉर्मेंस पर मुनहसर होकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपकी फ्यूचर में आपकी प्रोडिक्शन क्या है, आप कैसा बिहेव करेंगे। इसको देखकर जीटीओ आपको सिलेक्ट या अनसेलेक्ट करता है या नॉट रिकमेंड करता है। दो दिन जीटीओ के पास टेस्ट के दौरान सबसे पहले दिन आपके ग्रुप बना दिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जिसमें एक ग्रुप में 6 से 10 बच्चे होते हैं। और इस ग्रुप में जीटीओ सबसे पहले आपको ब्रीफिंग देता है। अब जो सबसे पहला टेस्ट है वो होगा ग्रुप डिस्कशन। ये तकरीबन 40 मिनट का टेस्ट होता है और इसमें उर्दू में भी डिस्कशन होती है 20 मिनट की, और इंग्लिश के टॉपिक में भी डिस्कशन होती है। जब बच्चे 20 मिनट की उर्दू में डिस्कशन ख़त्म कर लेते हैं तो आम तौर पे जीटीओ टॉपिक की डिस्कशन, उर्दू की डिस्कशन ख़त्म कर देता है और फिर 20 मिनट की इंग्लिश की डिस्कशन शुरू हो जाती है। ये डिस्कशन ऐसी है जैसे आप लोग आपस में बहन भाई घर में बैठ के या दोस्त किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन के टॉपिक्स इस नौइयत के होते हैं कि जिसमें सोशल, हमारे समाजी माशरे की, तालीमी, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशंस या स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ग्रुप डिस्कशन के साथ ही बच्चों को जब इंग्लिश की डिस्कशन ख़त्म हो जाती है तो अक्सर उनको टॉपिक दे दिया जाता है लेक्चरेट का। लेक्चरेट मीन्स के बच्चों को कहा जाता है कि ग्रुप डिस्कशन का या स्पीच का टॉपिक दिया जाता है और बच्चों को 2 मिनट का टाइम दिया जाता है कि वो इन 2 मिनट के टाइम में टॉपिक के ऊपर तैयार कर लें अपनी स्पीच, और उसके बाद 2 मिनट के बाद तैयारी के बाद आपने उस टॉपिक के ऊपर स्पीच करनी होगी। तो ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट एक ही ज़मरे में एक ही किस्म के टेस्ट हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको अपने अगले आने वाले लेक्चर्स में उसकी डिटेल्स बताऊंगा। पहले दिन जो दूसरा टेस्ट होगा आपका ग्रुप डिस्कशन या लेक्चरेट के बाद, वो है ग्रुप प्लानिंग। ग्रुप प्लानिंग एक टेबल के ऊपर मॉडल दिया जाता है जिस पर बच्चों ने अपनी एक मसले का हल तैयार करना होता है। मसला क्या होता है, वो एक टेबल के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस से मॉडल डिपिक्ट किया जाता है और जीटीओ एक छोटा सा मसला बयान करता है। आपने उस मसले पर आपस में मिलकर उस मसले का हल निकालना होगा। मैं आपको अगले आने वाले लेक्चर में इसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा कि किस किस्म के मॉडल्स होते हैं और किस किस्म के मसाइल बताए जाते हैं, जिसका आपस में आपने मिलकर उसका ग्रुप प्लानिंग का, मिलिट्री प्लानिंग का हल निकालना है। इस ग्रुप प्लानिंग के बाद या मिलिट्री प्लानिंग के बाद बच्चे चेंज करने चले जाते हैं पीटी किट में, और पीटी किट में सबसे पहला टेस्ट होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ये 40 मिनट का टेस्ट होता है और इसमें प्रोग्रेसिव नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि ये 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। हर स्टेज, यानी कि जब पहली स्टेज खत्म कर लेंगे तो दूसरी, और दूसरी के बाद तीसरी स्टेज के पर आप जाएंगे। हर स्टेज तकरीबन आने वाली स्टेज जो है वो पिछली स्टेज से मुश्किल होती है। टास्क
आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली मुश्किल होता चला जाता है। इस वजह से इसको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कहते हैं। ये 40 मिनट का टेस्ट होता है। इस 40 मिनट के टेस्ट के बाद GTO आपके ग्रुप को स्प्लिट कर देता है बेस्ड अपॉन योर कैपेबिलिटीज और आपकी सोशल बैकग्राउंड। आपके बैकग्राउंड और आपकी परफॉर्मेंस को देखकर ग्रुप को 2 से 3 हिस्सों में ग्रुप GTO तकसीम कर देता है, जिसमें एक वक्त में 3 से 4 बच्चे काम करते हैं। इसको हाफ ग्रुप टास्क कहा जाता है और ये इस ग्रुप टास्क हाफ ग्रुप टास्क का ड्यूरेशन 8 मिनट का होता है और काम करने का तरीका वैसे ही होता है जैसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में का था। दूसरे दिन GTO के साथ कमांड टास्क होते हैं। अगर ग्रुप में 10 बच्चे हैं तो इस मीन्स के 10 कमांड टास्क होंगे। हर बच्चे को बारी बारी कमांडर बनने का मौका दिया जाता है। तो कमांड टास्क भी इसमें काम करने की नौयत वैसी ही है जैसे हाफ ग्रुप टास्क में थी। 8 मिनट का टास्क होता है और छोटा टास्क होता है। कमांडर सबसे पहले अपना मंसूबा बनाता है और इसमें तमाम जिम्मेदारी कमांडर की होती है। जिसको कमांडर बनाया जाता है उसकी तमाम जिम्मेदारी होती है टास्क मुकम्मल करने की। कमांड टास्क जब 10 के 10 बच्चों के कमांड टास्क हो जाते हैं तो ऑब्स्टिकल्स होते हैं। ऑब्स्टिकल एरिया में होते हैं। इसमें इंडिविजुअली हर बच्चा इस ऑब्स्टिकल्स को करता है। इससे पहले जितने भी टेस्ट थे वो आपके ग्रुप के टेस्ट थे, जिसमें ग्रुप डिस्कशन, इनडोर ग्रुप प्लानिंग, आउटडोर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, ये सारे आपके ग्रुप के टास्क थे। लेकिन ऑब्स्टिकल्स एक ऐसा टास्क है जो आपने इंडिविजुअली खुद करना होगा। इसमें टोटल आमतौर पे 9 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जिसके करने का तरीका, नेगोशिएट करने का तरीका मैं आपको अपनी आने वाली ब्रीफिंग्स में वक्तन फवक्तन करूँगा। ऑब्स्टिकल्स के बाद जो आखिरी टेस्ट होता है वो फाइनल ग्रुप टास्क होता है। ये इस टेस्ट का मकसद ये होता है कि ताकि वो बच्चे जो कि किसी वजह से अपनी काबिलियत नहीं दिखा सके, तो ये उनके पास आखिरी मौका होता है कि वो अपनी काबिलियत दिखाएं। फाइनल ग्रुप टास्क भी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की तरह बड़ा टास्क होता है। इसका करने का टाइम भी 20 मिनट होता है। तो ये आपके पास इट विल बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप अपनी सलाहियतें दिखा सके। और इसमें ख़ास बात यह कि आपने इंग्लिश में बातचीत करनी होगी। बाकी ISSB में तमाम टेस्ट में उर्दू में बोलना होता है, लेकिन इसमें इंग्लिश बोलना लाजमी है। इसके बाद बच्चे आपस में, क्योंकि 2 दिन इकट्ठे बच्चों ने काम किया होता है, तमाम कैंडिडेट्स ने एक ग्रुप में की शक्ल में, तो बच्चे आपस में म्यूचुअल असेसमेंट करते हैं, एक दूसरे की रैंकिंग करते हैं कि एक ग्रुप में बच्चा या आपका साथी, दूसरा साथी को आपने पहले या दूसरे नंबर पर, किस नंबर पर पाया। एक दूसरे की ग्रेडिंग करनी है और इस ग्रेडिंग में आपने अपने आप को भी शामिल करना होता है। जो यहाँ पे आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस होंगी, इसमें मैं आपको तमाम टेस्ट की, जितने भी टेस्ट हैं उसमें आपको उनके टेस्ट के बारे में समझाऊंगा कि इस टेस्ट को कैसे करना है और इस टेस्ट में आपकी असेसमेंट कैसे होगी। आपको मैं हर टेस्ट की प्रैक्टिस के मौके दूंगा, खुद भी कराऊंगा और आपको इंडिविजुअली भी असाइनमेंट्स दूंगा। यानी कि हर टेस्ट के करने का तरीका, उस टेस्ट में आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए और उस टेस्ट को करना कैसा है, और साथ में आपकी प्रैक्टिस असाइनमेंट्स। यानी कि ये हमारे ऑनलाइन ISSB में मेरे साथ जिस तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा या ISSB की तैयारी करूंगा, वो तरीक़ेकार होगा। इसी तरह ग्रुप प्लानिंग या मिलिट्री प्लानिंग की भी मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। पावर पॉइंट पे, स्क्रीन पे आपको मैं ग्रुप प्लानिंग या मिलिट्री प्लानिंग की एक्सरसाइज की ब्रीफिंग और करने का तरीका दूंगा, समझाऊंगा और आपको असाइनमेंट के जरिए भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। साथ में जो ग्रुप टास्क हैं आउटडोर के, कमांड टास्क, उनको करने का तरीका कि कैसे कमांड टास्क को नेगोशिएट करना है, ऑब्स्टिकल्स को, जो प्लेटफॉर्म है, आपका कंडक्ट कैसा होगा, कमांड टास्क को करने का तरीका क्या है, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होगा,
कमांड टास्क में भी और तमाम आउटडोर टेस्ट में भी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क या हाफ ग्रुप टास्क में आपने कैसे निगोशिएट करना है इन आउटडोर टेस्ट को बिहेवियर वाइज, ऑब्स्टिकल्स को नेगोशिएट करने के लिहाज से, क्योंकि आउटडोर टास्क में जितने भी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क या कमांड टास्क है इसमें भी ऑब्स्टिकल्स जगह जगह लगे होंगे, उनको कैसे निगोशिएट करना है, किस तरह प्लान बनाना है। अब आखिर में रह गया ऑब्स्टिकल्स। टोटल 9 ऑब्स्टिकल्स होती हैं। मैं आपको ग्राफिकली एनिमेशन के जरिए सिखाऊंगा कि आपने ऑब्स्टिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। घर में आपने या अपने जो आसपास ग्राउंड है वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है। आमतौर पे ज़्यादातर ऑब्स्टिकल्स आसान है, लेकिन उनको करने का तरीका है, फाउल कैसे आपने रोकने ऑब्स्टिकल्स को, जल्दी किस तरह ऑब्स्टिकल्स को निगोशिएट करने को कर लेंगे, उनको करने का सही तरीका क्या है। That's all from my side as far as the initial ISSB introduction for GTO test and assessment is concerned. Now I will request you if you have any questions, so you are welcome. जी थैंक यू सो मच सर, बहुत आपने ब्रीफली सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मैं टर्न बाय टर्न आप लोगों को जो है अलाउ करूंगा माइक, आप सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, जिसका रियल नेम नहीं होगा अभी, ये रियल मी है जी, अपना नाम चेंज कर लें। एहसन शफकत, एहसन शफकत, योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माई सेल्फ एहसन शफकत फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जेलम। सर आपकी सारी बातें सुनी, मेरे एक सवाल ये हैं कि टीम स्पिरिट, मतलब 9 से 10 बच्चे ग्रुप में हैं, तो उसमें हम अपना टीम स्पिरिट कैसे शो करेंगे? और बाकी ग्रुप डिस्कशन में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उर्दू में बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमें झिझकाना नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल ओपनली फ्रैंकली बात कर लेनी चाहिए सबसे, या मैं थोड़ा सा एक लिमिट में रह के बोलना चाहिए? जो पहला सवाल है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब ये कि जैसे कि नाम से बज़ाहिर है कि ये ग्रुप टास्क है, इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपने ये टेस्ट कंप्लीट कर लिया या आप इसको करने में नाकाम रह गए, ऑल्दो दैट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखी जाएगी कि जब आप ग्रुप टेस्ट में आके आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो आपने इन टेस्ट को करने के लिए आपने कितने शौक से पार्टिसिपेट किया है, दूसरों की कितनी हेल्प की है, दूसरों को कितना गाइड किया है, क्योंकि जब आपके 10 बच्चों का ग्रुप है तो 10 के 10 बच्चों ने इस टेस्ट को इकट्ठे करना है। अब अगर आपने ये टेस्ट अकेले कर लिया तो उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में इंडिविजुअल इंसान की कोई अहमियत नहीं है। जब आप आर्मी एयरफोर्स में अफसर बन जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी पूरी यूनिट की, पूरे प्लेटून की, पूरे स्क्वाड्रन की, पूरी ब्रिगेड की होती है। इस वजह से यहाँ पे भी आपकी असेसमेंट होगी एज अ ग्रुप में कि आपने पूरे ग्रुप को किस तरह इन मसाइल से निकाला, इस टेस्ट को हल करने में आपने दूसरों की कितनी हेल्प की, अगर कोई आपको चीज़ आती थी आपने दूसरों को कितना बताया, एक मसले का हल निकालने के लिए दूसरों की कितनी हेल्प की। तो दैट इज अ टीम स्पिरिट। जो आपका दूसरा सवाल है रिगार्डिंग ग्रुप डिस्कशन, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आज तक जिंदगी में कभी पब्लिक स्पीकिंग का या स्पीच करने का मौका नहीं मिला होता। तो ये बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर आपने जिंदगी में कोई काम नहीं किया तो पहली दफा वो काम करते हुए आपको झिझक आएगी। अब कोई चीज़ अगर आप बगैर झिझके कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन जो वहाँ पे जीटी होता है, जो आपके वहाँ पे एसएसबी में सिलेक्टर्स बैठे आपको देख रहे होते हैं, उनको भी ये चीज़ पता है कि बच्चे हमारे मुल्क में स्कूलों में बच्चे, हर बच्चे को पब्लिक स्पीकिंग का या स्पीच करने का शौक नहीं होता या उनको मौका नहीं मिला होता। तो अगर आपको बोलने में झिझक है तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम आपको के अंदर इतनी काबिलियत हो कि आप अपने आइडियाज़ को बयान कर सके। उसके लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप, क्योंकि आपके पास टाइम है 1 या 2 महीने, तो आप शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करें
पब्लिक स्पीकिंग की, अखबार पकड़ लें या कोई बुक पकड़ लें, शीशे के सामने खड़े होकर जोर जोर से प्रैक्टिस करें हर रोज 1-1, 2-2 मिनट, तो इससे आपकी झिझक खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एहसन, उम्मीद है आपको बड़ी डिटेल के साथ अपना आंसर जो है मिल गया। नेक्स्ट खान शाह महसूद। खान शाह महसूद, योर माइक इज ऑन। खान शाह महसूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, ग्रुप डिस्कशन में सर आपने बात की कि जीटीओ आपको ब्रीफिंग देता है, तो सर ब्रीफिंग के दौरान जब जीटीओ अपना ब्रीफिंग कंप्लीट कर देता है तो बाद में सर जो 5-6 लड़कों का ग्रुप होता है वो फिर हर लड़का बोल देता है। सर अगर उस ग्रुप में आपका लड़के जो होते हैं वो आपका बात ना सुने तो फिर क्या करना चाहिए? एक सवाल है सर। दूसरा सवाल ये कि सर आप खान साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक को करीब करें। सर जी मेरा सवाल यही है कि पहला सवाल मैं समझ गया हूँ, दूसरे के लिए अब आप माइक को करीब करके बोलें। सर दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा था कि आप लोगों ने इंग्लिश में बात करनी होती है जब सर आपको टास्क देता है, तो सर अगर किसी बंदे को इंग्लिश कुछ आता है लेकिन मुकम्मल नहीं आता तो फिर उर्दू में बोल सकता है? दोनों सवाल आपके बहुत अच्छे हैं। जाहिर है ये जो ग्रुप बन जाता है 10 बच्चों का, तो उसमें हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, हो सकता है 3 या 4 बच्चे ऐसे हों जिनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा होता, या बाकी बच्चे ग्रुप के अंदर बहुत तेज होते हैं, वो ऐसे बच्चे जिनके अंदर धीमापन होता है उनको मौका नहीं दे रहे होते। तो इस टाइम पे जीटीओ खुद मौका देता है उन बच्चों को जिनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा होता, तो जीटीओ बाकी बच्चों को चुप करा के उन बच्चों को खुद से मौका देता है बोलने का, ताकि वो भी ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सके। दूसरी बात ये कि जहाँ तक इंग्लिश का ताल्लुक है, तो हमारे तमाम स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और अगर उर्दू मीडियम स्कूल है तो वहाँ पे भी 5वीं जमात के बाद इंग्लिश सिखाना शुरू कर देते हैं। तो 5वीं से लेकर 2nd ईयर तक तकरीबन 7 साल में हर बच्चे को कुछ ना कुछ इंग्लिश पर रवानी आ जानी चाहिए। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर अब तक आपने इंग्लिश पर आपको अबूर नहीं, या आपकी फ्लुएंसी बोलने का अंदाज इतना अच्छा नहीं है, तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। अब आपको चाहिए कि आप अंग्रेजी अखबार लगा लें, और जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में मैंने कहा, अब आपके पास टाइम है, आप अंग्रेजी अखबार रोजाना कम से कम 2 से 3 मिनट ऊंची आवाज में एक कमरे में बंद होके शीशे के आगे खड़े होके इंग्लिश को बोलें। अखबार सामने रख के प्रैक्टिस करें, ऊंचा ऊंचा बोलें। इंशाल्लाह 2 से 3 हफ्ते में आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी खुद ब खुद आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, खान शाह महसूद, आपके बड़े ज़बरदस्त आंसर मिल गए हैं। प्रैक्टिस अब आपने करनी है, सर ने तो आपको सोल्यूशन बता दिया है। नेक्स्ट माइक ऑन हो रहा है सरफराज, आपने हैंड रेज किया था। मुल्तान किधर है जी? सरफराज चले, आई थिंक उन्होंने, और कौन है जी? इकराम उल्लाह कुमराट से। जी इकराम उल्लाह, आपका माइक ऑन है। इकराम उल्लाह कुमराट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर की ये लेक्चर सुनकर बहुत खुशी हुई। सर ने हमारे लिए इतना टाइम दे के हमें समझाया। सर पहला क्वेश्चन में है कि सर जो बायोडाटा फॉर्म हम फिल करते हैं ना सर, इसमें ज़्यादातर कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उसको तवज्जो देनी पड़ेगी? और दूसरा ये है कि सर जी पहले भाई ने भी कहा कि अगर इंग्लिश नहीं आती है बंदे को डिस्कशन के दौरान, या वो इंग्लिश में वीक है, तो इसकी कोई वजह हो सकती है डिस्कशन में जीटीओस को कोई पॉइंट ऑफ कर सकता है या नहीं? जो बायोडाटा है वो बज़ाहिर तो बहुत एक पे कागज का टुकड़ा है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट इसलिए बहुत ज़्यादा है। वैसे तो आईएसएसबी में हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन बायोडाटा की इम्पोर्टेंस इसलिए कि जीटीओ को आपके बैकग्राउंड का पता चल जाता है कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आपकी परवरिश कहाँ हुई है। उस जीटीओ को या साइकोलॉजिस्ट को या इंटरव्यू करने वाले को आपका बैकग्राउंड पता चल जाता है कि आप कहाँ से आए हैं, आपकी परवरिश कैसे हुई है, यानी कि आपका पास्ट पता चल गया। जब
असेसमेंट करने वाले को, जीटीओ को आपका पास्ट पता चल जाएगा। आपके पास्ट को सामने रखते हुए वो आपकी मौजूदा परफॉर्मेंस को असेस करेगा कि आप ग्रुप में कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो पास्ट को सामने रखते हुए आपकी प्रेजेंट सूरत हाल देखकर आपकी सिलेक्शन होगी। अब आपने जो बायोडाटा फॉर्म है उसमें आपने वो बातें लिखनी है जो आप खुद से करते हैं। अगर आप उसमें झूठ लिख देंगे तो आपके लिए बहुत परेशानी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसमें लिख देते हैं कि आप को घोड़ा सवारी करने का आपकी हॉबीज में शामिल है, लेकिन आप कभी घोड़े पे नहीं बैठे, तो पढ़ने वाले को भी ताजुब होगा और आपको भी बाद में आप पकड़े जाएंगे। तो बायोडाटा फॉर्म में नंबर 1 ये कि आपने बहुत अच्छी लिखाई में बायोडाटा फॉर्म भरना है। अब आपकी हैंड राइटिंग चेंज तो नहीं हो सकती, लेकिन अच्छी लिखाई कहने का मतलब है गंदी और गंदे तरीके से ना भरें। नीट हैंड राइटिंग में विदाउट कटिंग क्लैरिटी के साथ आप बायोडाटा फॉर्म भरें, उसमें कटिंग ना हो। अच्छी लिखाई में कोशिश करें और झूठ बिल्कुल भी ना उसमें लिखें। जो आप चीज करते हैं वो बायोडाटा में लिखें। जो दूसरा आपका सवाल है, अगर आपको लेट से अगर आप 2 या 3 हफ्ते भी प्रैक्टिस कर लें और इन 2 हफ्तों के दौरान भी अगर आप समझते हैं कि आपको इंग्लिश पर अभी तक वो उबूर हासिल नहीं हुआ, तो इंग्लिश ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपको अगर कुछ इंग्लिश के कुछ अल्फाज या जुमले बोलने में दिक्कत होती है तो आप वो जुमला या वो लफ्ज़ उर्दू में अदा कर सकते हैं। लेकिन ये जहन में रखें कि वो जुमला बोलने के बाद आपको दोबारा वापस इंग्लिश पर दोबारा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस इंग्लिश की ज़रूरी है। थैंक यू बेटा। जी नेक्स्ट जुनेद गफार, आपका माइक ऑन है। जुनेद गफार, योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आईएसएसबी में जाके जीटीओ के साथ या किसी की मेजरली जीटीओ के साथ ही अगर कोई ना चाहते हुए भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट कोई छोटा सा अगर चला जाता है तो ओवरकम कैसे करना चाहिए मतलब उससे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो कमांड टास्क होता है उसमें मतलब किस तरह की एबिलिटीज होनी चाहिए, ऑर्डर करने वाली या कोऑपरेटिव होने वाली। जीटीओ के 2 दिन के टेस्ट होते हैं। अगर शुरू में पहले दिन या दोपहर के टाइम सुबह सुबह आपसे कोई ऐसी गलती सरजद हो जाती है, कोई ऐसा आपने हरकत कर दी या ऐसा जवाब दे दिया जिसका आपको भी अंदाज़ा हो गया कि ये आपने किसी सवाल का गलत जवाब दिया है, या आपसे कोई आपने ऐसी चेहरे की ऐसी हरकत, आपके अल्फाज, आपके बोलने का तरीका या आपका कंडक्ट में आपको एहसास हो गया कि आपने कोई गलती सरजद कर दी है, तो उसकी माफ़ी या उसको ठीक करने का तरीका यही है कि आपका जो कंडक्ट है वो उसके बाद इम्प्रूव हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता चल गया है कि आपने अपने किसी दोस्त के साथ बदतमीजी की है, उसको धक्का दिया है, तो अब दूसरे टेस्ट में या दूसरे ग्रुप टास्क में आप उसका अजाला ठीक कर सकते हैं। उस गलती को अपने बिहेवियर के जरिए, अपने बिहेवियर को मजीद अच्छा करें। आपका बिहेवियर ग्रुप के साथ जितना कोऑपरेटिव होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये ग्रुप का टास्क है। यानी आपके पहले सवाल का जवाब मुख्तसरन मैं ये दूंगा कि आप जीटीओ आपको 2 दिन दिख रहा होगा, आप जीटीओ के पास 2 दिन टेस्ट में शामिल होंगे, तो आपको वो 2 दिन देगा। अगर आपसे कोई पहले दिन गलती हो गई तो आपके बिहेवियर से ही वो अंदाज़ा लगाएगा कि आपने पहले ही जो गलती की वो भूल चुक में की या जानबूझ के की। जो दूसरा सवाल था आपका कि कमांड टास्क का, कि कमांड टास्क में आपका बिहेवियर एज अ कमांडर होना चाहिए या बॉसी एटीट्यूड होना चाहिए या म्यूचुअल लोगों के साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए। तो इसका जवाब ये कि क्योंकि जितने भी आईएसएसबी के टेस्ट हैं वो ग्रुप के टास्क हैं, इसमें कमांड टास्क को भी मैं यही आपको समझाऊंगा कि ये ग्रुप का टास्क है।
आपने अकेले इस टेस्ट को आप नहीं कर सकते। जितना इसमें सामान होता है, जितना ये पेचीदा टास्क बनाया जाता है, अकेले आप इस टेस्ट को नहीं कर सकते। आपने एज अ कमांडर, आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप ग्रुप को अपना आइडिया दें, ग्रुप को टास्क के बारे में समझाएं, उनको अच्छा मशवरा दें, और ग्रुप की भी ये जिम्मेदारी होगी कि वो आपसे कोऑपरेट करें। अब आपने अगर उनके साथ बॉसी रवैया रखा तो हो सकता है कि जीटीओ की नज़र में आपका एक गलत इंप्रेशन आ जाए। तो आपने सबके साथ मिल के काम करना है, चाहे वो कमांड टास्क हो या कोई और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो। कमांड टास्क और बाकी टास्क में फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें जो आपको कमांडर बनाया जाएगा और जिम्मेदारी आपको दी जाएगी कि आप के पास टाइम होगा, कम से कम जीटीओ आपको 2 मिनट का टाइम देगा ताकि आप इसके टेस्ट के बारे में प्लान बना सकें। प्लान आपका होगा जिसपे तमाम ग्रुप ने अमल करना होगा। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सर। हम देखते हैं गर्ल्स ने भी आज क्लास ज्वाइन की है, तो लेट्स जी हिजाब फातिमा। जी हिजाब फातिमा, आपका माइक ऑन है। हिजाब फातिमा, योर माइक इज ऑन। Assalamualaikum sir, I'm Hijab Fatma from Muzaffargarh। वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ISSB में सारे टास्क गर्ल्स के बिल्कुल सेम टू सेम बॉयज जैसे होते हैं या कुछ रिलैक्सेशंस दी जाती हैं? जो जाहिर है हमारे माशरे में हमें बच्चियों की लिमिटेशंस का पता है। वैसे तो बच्चियां दुनिया में हर काम कर रही हैं, इवन एस्ट्रोनॉट्स हैं, जहाज उड़ा रही हैं, आर्मी में हैं। इवन आप देखती होंगी टीवी में कि रेसलिंग, एथलेटिक्स, तमाम शोबों में खवातीन बराबर की शरीक हैं। लेकिन हमारे माशरे में जाहिर है खवातीन को कुछ लैटिट्यूड दिया जाता है। तो ISSB के जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें जो सिलेक्टर्स होते हैं उनको वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि बच्चियां कोई खुदा ना खास्ता ऐसी छलांग ना लगा दें जिससे उनको कोई गहरी चोट लग जाए, जो आम तौर पे लड़के बड़ी आसानी से लगा देते हैं। तो बच्चियों के लिए ऐसे टेस्ट जिसमें बहुत ऊंची छलांग या जिसमें चोट लगने का खदशा है, वो टेस्ट बच्चियों से ना कराए जाते हैं। और अगर कोई आपके ग्रुप टास्क में ऐसी ऑब्स्टिकल आ जाए जो जिसमें चोट लगने का खदशा हो, तो वो बच्चियों को GTO पहले ही रोक देता है कि आपने ये स्टेप या ये छलांग या इस ऑब्स्टिकल को आपने नेगोशिएट नहीं करना। जहाँ तक ऑब्स्टिकल्स का ताल्लुक है, बच्चियों के लिए 4 ऑब्स्टिकल्स होती हैं, 4 से 5, और लड़कों के लिए 9 ऑब्स्टिकल्स होती हैं। जो वो ऑब्स्टिकल्स जो मुश्किल होती हैं वो बच्चियों को नहीं कराई जाती। थैंक यू वेरी मच। जी नेक्स्ट है जाकिर अहमद, योर माइक इज ऑन। जाकिर अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माय नेम इज जाकिर अहमद, आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट शेख सिकंदराबाद सूरब। सर मेरी सवाल ये है कि जब हमें 2 मिनट का टाइम दिया जाता है कि हमें एक स्टोरी लिखना है और उसे ब्रीफ करना है, सर उस स्टोरी में कितने सेंटेंसेस होना चाहिए? सर अगर मिस्टेकली हमारा ग्रामर या कोई स्पेलिंग वगैरह में कोई मिस्टेक हो तो उस पर क्या असर होगी सर? जो स्टोरी राइटिंग है वो आपको अगर 2 मिनट का टाइम मिला है तो आप प्रैक्टिस भी कर लें कि कम से कम 5 से 6 लाइनों की आप स्टोरी लिखें। और मुख्तसरन स्टोरी में अगर आपके ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं तो इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो आपके पास टाइम है, आप प्रैक्टिस करें कि आपकी ग्रामर मिस्टेक्स ना हो। जाहिर है इन टेस्ट का मकसद ही यही होता है कि देखा जाए कि बच्चे की क्या कैपेबिलिटी है। तो अगर 5 से 6 लाइनें लिखने के दौरान आपने गलतियां कर दी तो इसका आपके सिलेक्शन के ऊपर असर पड़ सकता है। थैंक यू। ओके थैंक यू सर। नेक्स्ट है मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद अरसलान, योर माइक इज ऑन। मोहम्मद अरसलान। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आई एम फ्रॉम कोहाट। सर माय क्वेश्चन इज दैट सर कि अक्सर औकात सर हम
टास्क करते हुए मतलब अक्सर बच्चे बहुत तेजी के साथ टास्क कर रहे होते हैं ना, तो सर डायरेक्ट जीटीओ रोक के उन्हें कहते हैं कि कौन सी अकेडमी से आए हो। तो सर इस सवाल पे हमारा जवाब क्या होना चाहिए? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस दुनिया में वो सच्चाई है। बहैसियत मुसलमान भी हमारे लिए ये एक सोचने का या सबक आमूज बात है कि एज अ नेशन पाकिस्तान दुनिया में अगर 190 ममालिक हैं तो दयानतदारी और सच्चाई में हमारा शायद 140 या 150वां नंबर है। तो यही फर्क एक मुसलमान और मोमिन में है कि ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम किसी मुसलमान के घर पैदा हो गए हैं, लेकिन हमारी हरकतें मुसलमानों वाली नहीं है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी फौज में सिलेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सर। अगर आपने ट्रेनिंग की है तो मेरे हिसाब से किसी भी टेस्ट, कोई भी इम्तिहान हो, उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आपका जीटीओ टेस्ट के दौरान आपका कंडक्ट इतना अच्छा है कि जीटीओ को पता चल गया है कि आपने किसी एकेडमी से ट्रेनिंग ली है, तो बात वही सिंपल सी है। दीन भी हमें यही सिखाता है कि झूठ आपने नहीं बोलना। आप उनको बता सकते हैं कि आपके शौक या इम्तिहान की तैयारी के लिए आपने एकेडमी से ट्रेनिंग ली है। जो एकेडमी की ट्रेनिंग है, अगर उसका आपके ऊपर बुरा असर पड़ा तो वजह यही है कि एकेडमी की ट्रेनिंग से मना इसलिए किया जाता है कि खुदा ना खास्ता बच्चे के ऊपर एकेडमी की ट्रेनिंग का बुरा असर ना पड़ जाए, इस वजह से रोका जाता है। वरना अगर आपने एकेडमी से ट्रेनिंग ली है तो आप बिल्कुल झूठ ना बोलें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ये वो सवाल है जो हर बच्चे के जहन में होता है और बहुत सी इसके ऊपर जो है कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हमें मिलती हैं, और आज आपने इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। और उम्मीद है इस वक्त क्लास में जो 140 प्लस स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों के जहन में ये चीज़ क्लियर होगी। ये हर स्टूडेंट जो आईएसएसबी जा रहा है उसके जहन में ये सवाल होता है। थैंक यू सो मच सर। हम मजीद 2 क्वेश्चंस और लेंगे और क्लास का टाइम जो है ऑलरेडी वो कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। तो एक स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर थे, रिजवान खान। रिजवान खान, आपका माइक ऑन है। रिजवान खान। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा कोई सवाल ये था कि सर जो क्वालिटीज होती है सर जीटीओ टास्क जो देखता है सर, उसको डेवलप कैसे करना चाहिए सर रोजमर्रा की जिंदगी में सर। और दूसरा सवाल ये था कि सर ड्रेसिंग सेंस कौन चेक करता है, साइकोलॉजिस्ट या जीटीओ? जितने भी आईएसएसबी के टेस्ट होते हैं उसमें जो सिलेक्टर्स होते हैं वो आपके ड्रेस को, आपके होलिये को गौर से देखते हैं। आपकी हर हरकत देखी जाती है, क्योंकि आप आईएसएसबी में 2 से 3 दिन के लिए आते हैं, तो आपकी हर हरकत काउंट की जाती है। आप कैसे देख रहे हैं, किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं, किस बात पे आपको गुस्सा आ रहा है, आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, अगर टाई बांधी है तो टाई किस तरह लगाई है, जूते पॉलिश हैं, कपड़े इस्त्री हैं, शलवार कमीज पहना है तो ढंग से पहना हुआ है, यानी चप्पल कैसे हैं, जूते कैसे पहने हैं, दाढ़ी रखी हुई है तो दाढ़ी को तराशा है नहीं तराशा, आपको किस बात पे गुस्सा आ रहा है, किस बात पे हंसी आ रही है, आप अपने दोस्तों को किस नज़र से देख रहे हैं, अपने सिलेक्टर को आप किस नज़र से देख रहे हैं, उनको क्योंकि आपकी नज़रों से, आपके बात करने के तरीके से और आपके इशारों से आपकी शख्सियत का अंदाज़ा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। तो आपकी हर हरकत वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और जो आपका दूसरा सवाल था कि पहला सवाल आपका क्या था रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ कि अब हाँ कि आपने जी सर के जो रोजमर्रा की आदतों में सर डेवलपिंग कैसे करें जीटीओ टास्क जो क्वालिटीज देखता है? जो क्वालिटीज़ आपको मैंने शुरू में बताई थी उनको डेवलप करने का तरीका ये है कि एक तो अल्लाह ताला ने आपको अकल दी। अब हर इंसान को अल्लाह ताला ने डिफरेंट अकल दी है। किसी का IQ 120 होगा, किसी का 140, किसी का हो सकता है 100 से कम हो।
तो सुना है मैंने कि इस दुनिया में आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने दिमाग का शायद 10% से कम हिस्सा इस्तेमाल किया। तो आईएसएसबी में सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो कुछ आपने सीखा वो पता चल जाएगा आईएसएसबी में कि आपने जो सीखा है वो जो आपने सीखा है दोस्तों से, पेरेंट्स से, टीचर से, किताबों से, वो आपकी शख्सियत के ऊपर, उस तालीम और तरबियत का आपकी शख्सियत पे क्या असर पड़े। तो आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। अगर आप अपना कोई बनावटी बिहेवियर करेंगे तो वो आपके लिए बहुत खतरे की बात हो जाएगी। आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि आपकी कोशिश हो कि आप जितने के टेस्ट दिए गए हैं उसको जिम्मेदारी से, शौक से आगे बढ़कर दूसरों की हेल्प करके उन टेस्ट को कंप्लीट करें। अपने लिए नहीं, पूरे ग्रुप के लिए आप अगर काम करेंगे शौक से आगे बढ़ के दूसरों की हेल्प करके तो इंशाल्लाह आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप अपने लिए काम करेंगे, अपने आप को वहाँ पे कुछ प्रूफ करने की, सबके सामने अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो हालात मुश्किल हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, उसको इस्तेमाल करें। बेसिकली इंसान जो तालीम और तरबियत हासिल करता है उसका मकसद ही यही होता है कि आपने जो कुछ सीखा है, जो आपकी अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, वो कैसे इस्तेमाल करना है। तो मुख्तसरन आपके सवाल का जवाब यही होगा कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ग्रुप टास्क को कंप्लीट करें शौक से, ग्रुप के लिए, पूरे ग्रुप को साथ लेके चलें। ग्रुप के लिए काम करेंगे तो इंशाल्लाह सिलेक्ट करेंगे, अपने लिए काम आप ना करें। थैंक यू। जी हम लेंगे आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। शहरियार, शहरियार आपका माइक ऑन है। शहरियार। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज शहरियार शौकत फ्रॉम खानपुर। सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जो आपने कीमती वक्त से हमें भी थोड़ा सा टाइम दिया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें कोई फिजिकली अकेडमी अलाउ की जाएगी या नहीं ऑब्स्टिकल्स के लिए? इसका तरीक़ेकार जब मैं आपको ऑब्स्टिकल्स का और ग्रुप टास्क का बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी, और मैं भी आपको वक्तन फवक्तन बताता रहूँगा कि आपको किस किस ऑब्स्टिकल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाई जंप, लॉन्ग जंप, जब आप ऑब्स्टिकल्स देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसको प्रैक्टिस करना है या नहीं। कुछ तो ऐसे आईएसएसबी में ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो कि जिनकी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जितने भी आईएसएसबी में टेस्ट हैं, अगर ये इतने इम्पोर्टेंट होते पास होने के या ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, तो आपके स्कूल में 8वीं 9वीं जमात में बायोलॉजी, साइंस, ज्योमेट्री, मैथ्स के साथ आईएसएसबी के भी टेस्ट कराए जाते हैं। लेकिन ये टेस्ट बनाए इसलिए गए हैं ताकि आपकी शख्सियत को जांचा जा सके। इसमें करना मुश्किल इसलिए हो जाता है इन टेस्ट को कि बच्चे आपस में कोऑपरेट नहीं करते। अब जहाँ तक कि आपके सवाल की बात है कि प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस आपको लाजमी करनी चाहिए घर में, पार्क में जाके। मैं आपको हर टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि आप किस टेस्ट की कैसे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। ऑब्स्टिकल्स की प्रैक्टिस लाजमी करनी है आपने, वो मैं आपको अगले टेस्ट में बताऊंगा। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आई एम विस्मा फ्रॉम फैसलाबाद। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब कमांड टास्क होती है तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो जानबूझ के गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं और हम उन्हें हैंडल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं होते, तो इस पे क्या उन्हें रिएक्शन देना चाहिए? ये जो आईएसएसबी के ग्रुप टास्क होते हैं वो वैसे तो अपैरेंटली बहुत सिंपल से नज़र आते हैं, लेकिन वो कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होते हैं। नंबर 1 उसकी वजह ये होती है कि आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखे होते हैं। दूसरी वजह उसको कंप्लीट ना करने की होती है आप लोगों की
कैंडिडेट्स की, बच्चों की आपस में कोऑपरेशन। तो अगर ऐसे बच्चे हैं जो आप देख रहे हो कि अगर आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो आपको हरगिज उनको स्नब करने की, टॉन्ट करने की या बॉसी एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम तमाम ग्रुप के बच्चों के साथ कोऑपरेट करना है ताकि आप साथियों समान और साथियों समेत उस टेस्ट को कंप्लीट कर सकें। तो आपने जितना बच्चों के साथ कोऑपरेट करेंगे, आपका टेस्ट उतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बच्चा जो कोऑपरेट ना कर रहा हो, आपकी बात ना सुन रहा हो, तो हो सकता है उसकी कोई वजह हो, उसका कोई डिफरेंट प्लान हो। तो अगर आप उसका डिफरेंट प्लान सुन लें तो मे बी हो सकता है कि जो आपका प्लान बनाओ वो गलत हो, उसका प्लान हो सकता है ज़्यादा बेहतर हो, उसमें काम जल्दी मुमकिन हो सकता है जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो जब आप उसकी दूसरे बच्चे की बात सुन लेंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन ठीक है और कौन गलत है। अगर आप फिर भी समझती हैं कि उसका आइडियाज़ या उसका जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह है वो आपसे डिफरेंट है या उसका आइडिया गलत है, तो यू कैन ऑलवेज टेल हिम कि नहीं, चेस नंबर 3 जो आपने आइडिया बताया है वो पॉसिबल नहीं है, 10 फुट की छलांग नहीं लगाई जा सकती, या ये 50 किलो का ड्रम एक बच्चा नहीं उठा सकता, इस ड्रम को हमें रोल करके लेके जाना पड़ेगा। तो अगर आपकी बात लॉजिकल होगी तो ही विल गेट कन्विंस्ड। थैंक यू बेटा। जी थैंक यू सर। आप सब लोगों के क्वेश्चंस, सबके क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है लेना, आपको पता है बहुत से स्टूडेंट्स अभी रह गए हैं, लेकिन कोशिश की गई है कि जितने मैक्सिमम सवाल जो हैं ले सकें। हम ये सेशन कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह, और आईएसएसबी इनिशियल के जो इंटरव्यूज हैं उसमें भी सर को एंगेज करेंगे। सर ओवर टू यू, आप प्लीज कंक्लूड करें सेशन, उसके बाद सेशन एंड करेंगे। बच्चों, जस्ट टू कंक्लूड, आई मस्ट से कि आप जब आईएसएसबी या फौज में जाने की बात करते हैं तो फौज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आपका शौक है। अगर आप दिल लगा के काम करेंगे, मेहनत से, दूसरों के साथ मिलकर, शौक से, दिमाग को इस्तेमाल करके और अच्छी नीयत के साथ, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे, डॉज करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए आगे बढ़कर अपनी बढ़तरी दिखाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि हालात आपके लिए मुश्किल हो जाए। जब आप पूरे ग्रुप के लिए काम करेंगे, बशर्ते कि आप शौक से आगे बढ़ कर बगैर कहे, जिस तरह घर में होता है कि पेरेंट्स, इवन हमारे घर में भी ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, ये कर लो, सो जाओ, टेलीफोन बंद कर दो, मोबाइल छोड़ दो। तो आईएसएस भी इसके ऑपोजिट है। आपने हर चीज़ खुद करनी है बगैर कहे। ड्रम उठाना है तो बगैर कहे ड्रम उठाएं, छलांग लगाकर आगे बढ़ते चले जाएं, दूसरों को साथ लेके जाएं। अगर आप इंशाल्लाह ये चीज़ करेंगे तो आई एम होपफुल अल्लाह ताला आपका साथ देगा और अच्छे नतीजे निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह आपको हम दोबारा इंगेज करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की। नेक्स्ट क्लास भी आप लोगों से ग्रुप में शेयर की जाएगी और बाकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ फर्दर जो है ग्रुप में शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह।